Assalamu alaikum. I am Samit Beg. Today we will take overview of graphical representation. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 3 ग्राफ हम लोगों ने स्टडी किए थे, जिसके अंदर हमने बार चार्ट, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को स्टडी किया था। और हमारे आज के लेक्चर में हम इसकी फोर्थ टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है, इसको हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर होती है जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की होती है। डिफरेंस: द पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द ग्राफ आर कनेक्टेड बाय अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व। लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हम इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम फ्री हैंड स्मूथ कर्व से उसको सिर्फ ड्रॉ कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व ऑल्सो बिगेन्स एंड एंड इन बेस लाइन। और इसका भी जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो बेस लाइन से ही स्टार्ट होता है और वहीं पर ही एंड होता है, बेस लाइन पर ही इसका। और इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास? मोर स्मूथ अपीयरेंस ऑफ डाटा देन इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमारे पास इतना स्मूथ उसका अपीयरेंस नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कर्व है यहाँ पर हमारे पास एक स्मूथ अपीयरेंस ऑफ डाटा जो है वो रिप्रेजेंट होती है फ्रीक्वेंसी कर्व में। यहाँ पर आपको नीचे दो इसकी डायग्राम्स दी गई हैं, जिनके थ्रू बताया गया है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसका ग्राफ हमारे पास स्मूथली किस तरह ड्रॉ होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अगेंस्ट इसका ग्राफ स्मूथ होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, वो हमारे पास है ओगिव। ओगिव इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। जो ओगिव है हमारे पास, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोलते हैं। ओगिव इज अ फ्री हैंड ग्राफ showing the curve of a cumulative frequency। ओगिव हमारे पास जो होता है वो फ्री हैंड कर्व होता है, शोइंग द कर्व ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है हमारे पास। ओगिव इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग अपर क्लास लिमिट ऑन एक्स एक्सिस, कोरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। इसके हमारे पास एक्स एक्सिस में अपर क्लास लिमिट्स होती हैं और कोरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो हमारी वाई एक्सिस पर होती हैं। और ओगिव की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है लेस देन ओगिव एंड अदर टाइप इज ग्रेटर देन ओगिव। ठीक है, दो टाइप्स का ये ओगिव ग्राफ होता है हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेस देन और गिव के अंदर क्या होता है। लेस देन और गिव इज द ग्राफ ऑफ द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन द अपर क्लास लिमिट। लेस देन और गिव ग्राफ के अंदर हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि लेस देन अपर क्लास लिमिट को शो करती है। नीचे हमें एग्जाम्पल दी गई है इस स्लाइड के। कंस्ट्रक्ट एन लेस देन और गिव यूजिंग द डाटा गिवन। हमें नीचे डाटा गिवन किया गया है। डाटा में हमें हमारे पास क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, क्लासेस के रिस्पेक्ट हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हमने अपर लिमिट ऑफ क्लास निकालनी है यहाँ पर लेस देन और गिव के लिए। अपर लिमिट ऑफ क्लास हमारे पास फर्स्ट क्लास है हमारे पास 100 to 120। इसकी लोअर लिमिट है 100 और अपर लिमिट है 120। सो 120 जो है उसको हम कॉलम में लिखेंगे अपर लिमिट ऑफ क्लास को। नेक्स्ट अपर लिमिट हमारे पास है 130। नेक्स्ट है हमारे पास 140 अप टू लास्ट लिमिट अपर लिमिट इज 170। इसको हम लोगों ने एक कॉलम के अंदर लिख लिया। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, क्यूमुलेटिव में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही आ जाएगी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, 2 वैसे ही आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास होगा 2 + 5।
प्रीवियस प्लस नेक्स्ट, वो हमारे पास आई 7, 2 + 5 7, 7 + 9 = 16, अप टू 37 + 3 = 40। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास लास्ट है वो 40 है, और फ्रीक्वेंसीज का सम भी हमारे पास 40 है। ये दोनों सेम होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो सेम है। और इसका हम लोगों ने कर्व ड्रॉ किया। जो हम लोगों ने अपर क्लास लिमिट्स लिखी थी उसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर लिया, और जो उसके रिस्पेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसको हम लोगों ने वाई एक्सिस पर डिनोट किया। और यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉ किए। हमारे पास 120 के अगेंस्ट आ रही थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, तो वहाँ पर 2 पर डॉट लगाया, देन 7, देन 16, 30, 37 अप टू 40। ठीक है, इसको हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया। सो ये हमारे पास लेस देन और गिव कर्व आ गया। वी कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम अ लेस देन और गिव बाय यूजिंग सम ऑफ f बाय 2। और लेस देन और गिव में से हम लोग मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं, और मीडियन के लिए हम क्या यूज करेंगे, सम ऑफ f डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। लेस देन और गिव में सम ऑफ f हमारे पास 40 है, 40 डिवाइडेड बाय 2 = 20। लेस देन और गिव हम लोगों ने पीछे देख लिया, एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको देख लिया है। अब हमारे पास है ग्रेटर देन और गिव। ग्रेटर देन और गिव के अंदर क्या होता है, ग्रेटर देन और गिव इज द ग्राफ of the greater than cumulative frequency distribution which shows the number of greater than the lower class limit। हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इसको ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन द लोअर क्लास लिमिट। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हमें एग्जांपल दी गई है जिसमें हमें क्लासेस गिवन है एज यूजुअल, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम ग्रेटर देन और गिव के अंदर क्या करते हैं कि ग्रेटर देन और गिव के अंदर हम लोअर क्लास लिमिट जो हमारी क्लासेस की है उसका हम एक कॉलम बना लेते हैं अलग से। हमारे पास फर्स्ट क्लास है 100 to 120, तो इसका हम लोग जो हमारी लोअर क्लास लिमिट है वो है 100, सो उसको हम एक अलग कॉलम के अंदर लिखेंगे। 120 नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लोअर क्लास लिमिट, अप टू हमारी लास्ट लोअर क्लास लिमिट जो है वो है 160, सो उसको हमने एक अलग कॉलम में लिख लिया। और अब ग्रेटर देन और गिव की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं कि हम इसके अंदर जो हमारा कंप्लीट जो हमारे फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा होता है, टोटल सम, टोटल वैल्यूज का, उसको हम लोग फर्स्ट रो पे लिखेंगे जो कि है 40। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आ रहा है 40, उसको हम फर्स्ट वैल्यू है ये हमारी। और सेकंड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड क्या है, सेकंड वैल्यू में हम सम करेंगे 5 + 9 + 14 + 7 + 3। इन 5 वैल्यूज को सम करने से हमारे पास आ रहा है 38, सो 38 हमारी सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 9, 14, 7 और 3 को ऐड करने से। ठीक है, इन चार वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास 33 आ रहा है, और नेक्स्ट जो हमारे पास 3 वैल्यूज रिमेनिंग है उनको ऐड करने से 24 आ रहा है। सेकंड हमारे पास 2 आ रही हैं वैल्यूज, उनको सम करने से 7 + 3 से 10 आ रहा है, और लास्ट जो हमारे पास वैल्यू बची वो 3 एज इट इज आ जाएगी। सो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गया है, और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमारे पास 40 है। सो ग्रेटर देन और गिव का कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसके भी एक्स एक्सिस पर हमने जो इसकी अपर लिमिट्स जो हमने फाइंड की हैं उनको हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, और वाई एक्सिस पर हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं उनको हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे। और फर्स्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 के रिस्पेक्ट आ रही है, वो है 40। नेक्स्ट हमारे पास है 38,
देन 33 अप टू 3। इन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ग्रेटर देन ओगिव कर्व हमारे पास आ गया। इस तरह कंस्ट्रक्ट हो गए हमारी एग्जाम्पल के लिए, ये हमारे पास ग्रेटर देन ओगिव का कर्व होगा। ओगिव इज बेस्ट यूज्ड when the total frequency at any given time is to be displayed। हमारे पास ओगिव कर्व कब हमारे लिए बेस्ट होते हैं, जब हमें टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन होती है या हमें टोटल फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करना होता है, तो फिर हम ओगिव कर्व्स को यूज़ करते हैं। जब हमें टोटल फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करना होता है तब हमारे पास ओगिव कर्व यूज़ होता है। हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की 6 टाइप है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कल ग्राफ। इसको हम लोग सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। पाई चार्ट मेक्स अ यूज ऑफ सेक्टर्स इन अ सर्कल टू रिप्रेजेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा। हमारे पास सर्कल के अंदर सेक्टर्स होते हैं जिससे हम कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा की कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको नीचे पिक्चर में दिखाया गया है, दो पिक्चर्स में, एक में आपको अकाउंटिंग का कुछ डाटा दिखाया गया है सेक्टर्स में, और एक पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 2007 बाय परसेंटेज। आपको इसकी परसेंटेज दी गई है कंट्रीज की, पॉपुलेशन की, और इसका हमारे पास पाई चार्ट दिया गया है। आर्क लेंथ ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। जो हमारे पास आर्क लेंथ होगी वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी डाटा के। आर्क लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और ये प्रोपोर्शनल होगी सेंट्रल एंगल के और एरिया ऑफ सेक्टर के। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको किस तरह हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं पाई चार्ट को। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट द एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्लास कोरस्पॉन्डिंग द फ्रीक्वेंसी यूजिंग द फार्मूला। हम लोग फार्मूला को लगाकर हम इसकी सेक्टर एंगल हम लोग इसका फाइंड करते हैं फार्मूला से। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ सर्कल, मार्क द सेंटर, इसका हम लोग सेंटर मार्क करते हैं। मार्क द एंगल्स ऑफ ईच सेक्टर एक्यूरेटली। सेक्टर्स कैन बी देन लेबल्ड, और जो हमारे पास सेक्टर्स आ जाते हैं उनको हम लोग लेबल कर देते हैं कि वो किस किस कैटेगरी को शो कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ द कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कैटेगरीज मल्टीप्लाई बाय 360। इस तरह हम इस फार्मूला के थ्रू हम हर सेक्टर का एंगल फाइंड करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है इसकी कंस्ट्रक्शन की कि पाई डायग्राम को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो हमारे पास 50 है। हम लोग इसके एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 8, टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50। 8 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 57.6। हमारे पास फर्स्ट एंगल कैलकुलेट होकर आ गया 57.6। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की 19, और हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है 50। 19 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल्स टू 136.8। इस तरह हम लोगों ने हमें वैल्यूज जितनी गिवन है उन सब का हमने एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया, और सब के एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करने के बाद जो इसका सम है वो आपके पास होना चाहिए 360 के इक्वल, ठीक है। इन सब एंगल्स को सम करके आपके पास जो सर्कल का एक फुल जो एंगल है वो आपके पास 360 आना चाहिए। और यहाँ पर आपको ग्राफ के थ्रू भी प्रेजेंट किया गया है कि कैसे हमने इसका पाई डायग्राम जो है वो शो किया है। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट एंगल ऑफ सेक्टर है वो है 57.6।
57.6 के अगेंस्ट को हम लोगों ने ब्लू सर्कल में ये ब्लू सेक्टर से रिप्रेजेंट किया है इसकी वैल्यू को। नेक्स्ट हमारे पास है 136.8। 136.8 के अगेंस्ट हमारे पास जो क्लास लिमिट है वो है 19.5 टू 29.5, जिसको हमने ग्राफ में रेड जोन जो हमारा है वो हमारे पास सेकंड एंगल ऑफ सेक्टर है। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट एंगल ऑफ सेक्टर है वो है 14.4। तो ग्राफ में हमने जो हमारे पास ये ऑरेंज जोन, ऑरेंज कलर का जो हमारे पास सेक्टर है ये हमारे पास 14.4 को शो कर रहा है और लास्ट क्लास इसकी है 15.5 टू 69.5। इस तरह ये इस सर्कल में हम लोग इसकी डिवीजन कर देंगे सेक्टर्स के थ्रू। कंप्लीट हम लोग सर्कल जो है उसको हम इस तरह सेक्टर के थ्रू डिवाइड कर देते हैं।